हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ और आज हमें इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंडेक्स क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और पेज नंबर 78 पे जो इसकी एक्सरसाइज बैक क्वेश्चंस हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंडेक्स में भी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही पढ़ा था कि हम टिश्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। सो ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वही रहेगा। अ टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स which are similar in structure and work together to perform a particular function। मतलब एक bunch of cell, cluster of cell जो जिनका similar structure होता है, मतलब जो इनका जो structure होता है वो same होता है और वो एक साथ काम करते हैं एक particular function perform करने के लिए। So that is a tissue। सेकेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू। मतलब जो जाइलम टिश्यू है वो टोटल कितने एलिमेंट्स का या कितने टाइप के सेल्स का बना है। देखो, जाइलम टिश्यू जो है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। सो जो जाइलम होता है वो 4 तरीके के सेल से बनता है, दैट या फिर 4 तरीके के एलिमेंट से बनता है, दैट इज़ वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपल टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और सिंपल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है हमें ये बताना है, मतलब सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ अगर हम देखें तो ये सिंगल सेल के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। हाँ सॉरी, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिंगल सेल मत लिखना, यहाँ लिखना सिंगल टाइप ऑफ सेल। सिंगल सेल का मतलब होगा कि ये सिर्फ एक सेल से बने हैं, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टिश्यूज़ इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल। सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स ओनली वन कॉमन फंक्शन। एक सिंगल टाइप के सेल से बना है और उसका एक कॉमन फंक्शन होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में भी फंक्शन तो एक ही होता है कि जैसे जाइलम है तो वो वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर फ्लोएम है तो वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। पर यहाँ ये बना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स या मोर देन वन काइंड ऑफ सेल। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर फंक्शन, जो कोऑर्डिनेट करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ और सिंपल टिश्यूज़ में मेन डिफरेंस यही है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक सिंगल टाइप के सेल से बना है, ठीक है, टाइप लगाना ज़रूरी है। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल या मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बना है, मतलब एक से ज़्यादा तरीके के सेल्स उसमें होते हैं। फोर्थ, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे हम तीनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो, जो पैरेन्काइमा होता है उसकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, जो सिर्फ सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा हैव अ वेरी थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोलेन्काइमा के केस में क्या होता है, उसके जो सेंट्रिक पार्ट होता है, जो सेंटर में उसके सेल वॉल है वो थिन होती है और जो कॉर्नर्स होते हैं वो सेल वॉल थिक होती है, ठीक है। ओनली द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल या फिर ओनली द एजेस ऑफ द सेल वॉल आर थिक, otherwise the entire cell wall is thin। so collenchyma has a cell wall which is thick only from the corners और ये thick होती है due to pectin। pectin एक substance है जिसके थ्रू, मतलब जो उस एरिया को thick बनाता है। लास्ट sclerenchyma, sclerenchyma has a uniformly thick cell wall। जो sclerenchyma की सेल वॉल होती है वो यूनिफॉर्मली थिक होती है, मतलब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कॉर्नर से थिक होगी, सेंटर से पतली होगी, या सेंटर से थिक होगी, कॉर्नर से पतली होगी, वो हर तरीके से थिक होती है और वो थिक होती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या फंक्शंस हैं? तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ सेल। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ सेल। सेल्स के आउटर लेयर पे ये प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा ब्रिंग्स अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। मतलब स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड ट्रांसपिरेशन होता है। सो स्टोमेटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हमसे फंक्शन पूछे थे तो बेसिकली हमें लास्ट वाली लाइन लिखनी थी कि स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, पर हमने एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा कि स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं जो आउटर लेयर पे होते हैं सेल्स के, मतलब लीफ के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाते हैं एंड ट्रांसपिरेशन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। सो 3 टाइप की जो मसल फाइबर्स हैं वो हैं कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, वॉलेंट्री को हम स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। सो यहाँ पे मैंने स्मूथ और स्ट्रिएटेड लिखा है, आप इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री भी लिख सकते हैं।
सबसे पहले कार्डियक मसल्स के बारे में देख लेते हैं. कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ओनली, दे आर ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. लेकिन फिर भी हम इन्हें इनवॉलेंट्री के साथ नहीं पढ़ते, मतलब हम इन्हें स्मूथ मसल्स में इंक्लूड नहीं करते, हम अलग से इन्हें पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके जो ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं स्मूथ मसल्स से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये चीज़ तो सेम है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, पर इनमें क्या होता है, ये मसल फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हम देखेंगे अभी वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और वो ब्रांच्ड नहीं होते, दे आर नॉट ब्रांच्ड. सो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो लंग्स और एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री नेचर में और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है. पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कार्डियक मसल्स को स्मूथ मसल्स से थोड़ा सा अलग बनाती है, कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, जबकि यहाँ पे हमने देखा ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं. ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस नहीं होती. लास्ट स्ट्रिएटेड मसल्स बोन से कनेक्टेड होते हैं, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर. ठीक है, मतलब वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये. लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल थी, और ये अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि कार्डियक ब्रांच्ड थी, ये अनब्रांच्ड होते हैं. एंड ये वाली जो मसल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं. स्ट्रिएटेड मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. So the main function of cardiac muscle is to bring about rhythmic contraction and relaxation of heart. जो मेन फंक्शन है कार्डियक मसल का वो है हमारे हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लाना, ताकि जो ब्लड है वो पंप हो सके. सो दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. 8th क्वेश्चन सेम 6th क्वेश्चन है, कौन सा था, हाँ, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स, वो सेम क्वेश्चन है. 8 क्वेश्चन भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सेम आपको क्वेश्चन 6 वाला लिखना है. 9th, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. तो यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन का बेसिक डायग्राम बना दिया है, ये चल जाएगा एग्जाम में. ठीक है, इट इज़ अ राइट डायग्राम, आपको इससे ज़्यादा सजाने की उसकी ज़रूरत नहीं है. सो इसमें सारे पार्ट्स मैंशनड है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये एक्सॉन होता है. ठीक है, इसके ऊपर जो ये लेयर है ये माइलिन शेल्थ की लेयर है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल बॉडी है. इतने इतने एरिया को हम सेल बॉडी कहते हैं, और सेल बॉडी के एजेस पे जो ये निकल रहे हैं ये इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. दीज आर डेंड्राइट्स, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स. ये लॉन्ग पार्ट इज एक्सॉन, इसके ऊपर ये मोटी सी लेयर इज माइलिन शेल्थ, एंड दैट इज नर्व एंडिंग. ये जो लास्ट की चीज़ है ये नर्व एंडिंग है. सो ये डायग्राम is a basic diagram of a nerve cell or neuron. 10th question, name the following tissue that forms inner lining of our mouth. हमारे माउथ की inner lining को कौन फॉर्म करता है, squamous epithelium, the thin epithelium tissue, thinnest fiber epithelium tissue, जो सबसे पतली लेयर बनाता है, flat and thin. Tissues that connect muscle to bones, tendons connect करते हैं मसल को बोन से. Tissue that transport food in plant, phloem. And tissue that stores fat in our body, adipose tissues. Next, connective tissue with fluid matrix, blood. Tissue present in brain, nervous tissue. So ये बस tissues के आपको नाम लिखने हैं. 11th question, identify the type of tissue. First, skin कौन सा tissue है, striated squamous epithelium, striated squamous वाला, मतलब जो स्क्वेमस की एक के बाद एक लेयर आ जाती है तो स्क्वेमस एपिथेलियम मोटा हो जाता है ना, दैट इज स्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, वो हमारी स्किन होती है. बार्क ऑफ ट्री की जो ट्रंक होती है या बार्क होती है उस पर कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कॉर्क. एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है और कॉर्क भी हम उसे कह सकते हैं. बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू. लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, या मैंने बताया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो एपिथेलियम टिश्यूज जो क्यूबॉइड की शेप में होते हैं, क्यूब की शेप में होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. वैस्कुलर बंडल कंटेन्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी हम इन्हें कह सकते हैं. एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम. 12th, नेम द रीजन्स वेयर पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट. पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है. सो पैरेन्काइमा के टाइप्स की हम देख लेंगे. बाकी पैरेन्काइमा इज फाउंड इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, जो स्टेम्स और रूट्स की टिप होती है वहाँ पैरेन्काइमा पाया जाता है. काम होता है इसका ग्रोथ करना.
पैरेनकाइमा का एक वेरिएंट होता है क्लोरेनकाइमा, जो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और एरेनकाइमा जो एयर कैविटीज़ होती हैं जिसमें, और वो एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसको फ्लोटिंग में हेल्प करने के लिए। सो पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स? तो प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? सो एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर बनाती है, आउटर कंटिन्यूस लेयर ऑफ अ प्लांट। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस लेयर विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, ये बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है, और ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट। 14th क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू? सो कॉर्क कैसे एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करती है? कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, हाईली डेंस होते हैं और नो इंटरसेलुलर स्पेस। कॉर्क आर डेड सेल्स, हाईली डेंस मतलब बहुत गहरे होते हैं और कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो ये बहुत हार्ड हो गए, बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। साथ ही साथ यहाँ पे स्यूब्रिन भी होता है। स्यूब्रिन इज ऑल्सो डिपॉजिटेड ऑन इट्स सेल वॉल, और स्यूब्रिन की वजह से ये इम्परवियस हो जाते हैं वाटर और गैसेस के, मतलब वाटर और गैसेस इससे पास नहीं कर सकती, जो इन्हें और ज़्यादा रिजिड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। सो दैट इज़ हाउ कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। 15th, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप बस फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर देना। पैरेनकाइमा, फ्लोएम, पैरेनकाइमा फर्स्ट का, सेकंड का स्क्लेरेनकाइमा एंड थर्ड का फ्लोएम। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप बुक में देख के ये फिल कर देना। सो इसी के साथ हमने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारा जो टिश्यूज़ वाला चैप्टर है वो फिनिश हो गया है।